स्वागत है आप सभी का फिर से लाइव क्लास में। आज आपकी विश्व का जो भूगोल हम पढ़ रहे हैं और विश्व के भूगोल के संदर्भ में हमने पढ़ा है अब तक पर्वत, पठार, खाड़ी, नदियां, झीलें, सागर, महासागर और इसके अलावा जल संधियां भी पढ़ी हमने। उन सभी के सिलसिले को बरकरार रखते हुए ये आज की आखिरी क्लास है। इसमें बचे हुए सभी चीजों को हम ले लेंगे जो प्रीवियस एग्जामों में आपके आई हुई है, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, फाइनल का हो। किसी भी क्लास में आपके जो पिछले कुछ सालों में जो परीक्षा के प्रश्न पत्र बने हैं, उन प्रश्न पत्रों पर बेसिक आज की ये क्लास रहेगी। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी, क्योंकि हमने अब तक की जितनी भी पढ़ी है, उन सभी का मिश्रण भी इसमें आपको मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ये पुराने पेपरों पर बेस है। पुराने जितने भी पेपर है पिछले 10-12 साल के, उनमें जो-जो चीज़ें विश्व के नक्शे में पूछी गई है, उन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम देखिए विश्व के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है लगभग। अब विश्व की कुछ चीज़ों को और पढ़ेंगे हम, जैसे विश्व के मान लीजिए मरुस्थल है, उनको हमने नहीं पढ़ा अभी तक। विश्व के कुछ वनस्पतियाँ हैं, कौन-कौन सी वनस्पति कहाँ-कहाँ पाई जाती है। विश्व की कुछ प्रजातियाँ हैं, कुछ जनजातियाँ हैं, वो कहाँ पे पाई जाती है, ये भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा विश्व के कुछ प्रमुख स्थानों को पूछ लिया जाता है, स्थानों के नाम दे दिया जाता है कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है। इन सभी के बारे में आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जल्दी से आप इसको शेयर कर दीजिए क्योंकि कम बच्चे अभी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है सभी के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार मैं आपसे, आप सभी शेयर कर दीजिए तो बेहतर रहेगा, ताकि सभी जुड़ जाएँ। देखिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जाएँगे, सबसे पहले विश्व के मरुस्थलों को पढ़ेंगे, कौन-कौन से मरुस्थल कहाँ-कहाँ हैं, जल्दी-जल्दी बताऊँगा आप आज। इसके अलावा विश्व की कुछ प्रजातियाँ हैं, उन प्रजातियों को पढ़ेंगे। जनजातियाँ हैं, जनजातियों को देखेंगे स्थिति, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। इसके अलावा प्रजाति, जनजाति और मरुस्थल के अलावा विश्व के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को देखेंगे, कौन से क्षेत्र कहाँ पर है। और इसके अलावा देख लेंगे हम विश्व की कुछ वनस्पतियों को देख लेंगे, कौन सी वनस्पति कहाँ पाई जाती है। इन सभी चीज़ों को आज इस कक्षा में हम देखने वाले हैं। तो ये क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आप, आखिरी तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी इस एक ही वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके, ठीक है? जल्दी से आप शेयर कर दीजिए ताकि जो बच्चे हैं, बचे हुए लोग हैं, हाँ, वो सभी भी आ जाएँ, ठीक है? जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलो, तो शुरू करते हैं। आज की इस क्लास को देखते हैं, विश्व के कुछ मरुस्थलों को देखते हैं। देखिए, मरुस्थल आप सभी को पता है, किसको कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं ऐसी भूमि जो मरी हुई हो। सिंपली में किसको कहते हैं? ऐसी भूमि जो मरी हुई हो, ऐसी भूमि को मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है? बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भूमि जो मृतप्राय हो, मरी हुई हो, उसको क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। अब देखिए मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो रेतीला मरुस्थल, एक चट्टानी मरुस्थल, एक पथरीला मरुस्थल। आपने पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में। पथरीला, रेतीला और चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहते हैं, इर्ग कहते हैं और आपने पढ़ा होगा इर्ग, हमादा और चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं वो मैं भूल रहा हूँ। आप बता दीजिए मुझे, आपको पता हो तो। मैं भूल रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको? हाँ, मैं बताऊँगा, बताओ। चलिए देखते हैं। और मरुस्थलों की विशेषता के आधार पर मरुस्थलों को 2 भागों में बाँटा गया है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। मरुस्थल होते हैं, एक तो ठंडे मरुस्थल जो शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं, एक मरुस्थल होते हैं गर्म मरुस्थल जो आपके कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं, उनको कहते हैं गर्म मरुस्थल, जो आमतौर पे हम मरुस्थल जिसको कहते हैं ना, जैसे थार का मरुस्थल है अपना, उस तरीके के मरुस्थलों को गर्म मरुस्थल कहते हैं। और जो पाए जाते हैं शीत प्रदेशों में या शीतोष्ण क्षेत्रों में, उनको ठंडे मरुस्थल कहते हैं। तो देखते हैं विश्व के कुछ मरुस्थलों को। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एशिया से ही। एशिया में ही कौन-कौन से जो मरुस्थल है, उन सभी को देख लेते हैं हम। चलिए, देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपका मंगोलिया एक देश है यहाँ पर। कौन सा देश है? एक मंगोलिया देश है। इधर चीन है, इधर रूस है, इसके बीच में एक देश है। स्थलबद्ध देश है, चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरा हुआ है ये, ठीक है?
हाँ, चलिए, तो इस मंगोलिया में एक मरुस्थल है जिसको कहते हैं गोबी का मरुस्थल। क्या कहते हैं? गोबी का मरुस्थल। ये ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। बोले तो ये मरुस्थल जो है, इसमें गर्म रेत नहीं पाई जाती। इसी के पास लोयस का मरुस्थल पाया जाता है। लोयस का मैदान जिसको कहते हैं, लोयस का पठार भी बोलते हैं उसको, वो चीन में है, आपको पता है। एक मरुस्थल और पाया जाता है यहाँ, तकला माकन का मरुस्थल। तकला माकन का मरुस्थल, ये चीन में है, मुख्यतः चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। चीन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये मरुस्थल पाया जाता है। इसको तकला मकान या तकला माकन का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, ये मरुस्थल है, चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इसको भी आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद आपको पता है, भारत और पाकिस्तान में, आपको एक टास्क देता हूं मैं। पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल है हमारा जो मरुस्थल है, राजस्थान वाला क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा गुजरात में फैला हुआ है। इस मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? देखते हैं कौन बताएगा जल्दी से। देखते हैं जल्दी से कौन बताएगा। यहाँ पर थार का मरुस्थल पाया जाता है। ये उष्ण मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। जल्दी से बताइए, मैं देख रहा हूं कौन सही बताता है। पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल को क्या कहते हैं? इसके बाद और आ जाइए। यहाँ पर दो मरुस्थल पाए जाते हैं। एक तो दस्त ए लूत। दस्त ए कहाँ है बताइए? दस्त ए लूत, दस्त ए लूत मरुस्थल चोलिस्तान। बिल्कुल सही है सविता सैनिक, क्षमा सैनिक, बिल्कुल सही बता रही है आप। दस्त ए लूत मरुस्थल ये पाया जाता है आपका ईरान में। कहाँ है ये? ईरान में। दस्त ए लूत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ईरान में। और एक और मरुस्थल यहीं पर पाया जाता है जिसको कहते हैं दस्त ए कबीर। यहाँ लिख देता हूं मैं, दस्त ए कबीर। दस्त ए कबीर और दस्त ए लूत, ये दोनों मरुस्थल ईरान के मरुस्थल है। ठीक है, देख लीजिए, एक सूचना दे रहे हैं आपको मेघराम जी। दस्त ए लूत मरुस्थल और दस्त ए कबीर मरुस्थल, ये दोनों मरुस्थल आपको मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? ये दोनों आपको ईरान में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये अरब का मरुस्थल कहते हैं इसको। ये अरब प्रायद्वीप पे पूरा मरुस्थली क्षेत्र है, अरब का मरुस्थल कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक मरुस्थल है, उसको कहते हैं रूब अल खाली। बहुत फेमस मरुस्थल है ये। बद्दू जनजाति यहाँ पर निवास करती है। कौन सी जनजाति है? बद्दू जनजाति। क्या नाम है? रूब अल खाली मरुस्थल। क्या नाम है? रूब अल खाली। ये कुछ मरुस्थल है जो आपके एशिया के इंपोर्टेंट मरुस्थल है। ठीक है, रूब अल खाली है। एक मरुस्थल और है, उसका नाम है अल नेफूद मरुस्थल। क्या नाम है? अल नेफूद। ध्यान रखिएगा, उत्तरी सऊदी अरब, यहां पर तो अल नेफूद मरुस्थल पाया जाएगा। दक्षिणी सऊदी अरब, यहां पर रूब अल खाली मरुस्थल पाया जाएगा। ठीक है, उत्तरी मरुस्थल, उत्तरी जो आपका सऊदी अरब है, यहाँ पर अल नेफूद है। दक्षिणी सऊदी अरब जो है आपका, यहाँ पर कौन सा पाया जाएगा? रूब अल खाली मरुस्थल यहाँ पर पाया जाएगा। चलिए, ये कुछ मरुस्थल है जो एशिया के मरुस्थल है। देख लीजिए, आप दोबारा से देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। गोबी का मरुस्थल है, ये कहाँ पाया जाएगा? आपको नाम भी लिख लीजिए आप। मरुस्थल ये जो है, गोबी का मरुस्थल है, ये पाएगा आपको मंगोलिया में। ठीक है, इसके बाद तकला माकन का मरुस्थल, ये पूर्वी, सॉरी, उत्तरी पश्चिमी चीन में मिलेगा आपको। दस्त ए लूत, दस्त ए कबीर, ये दोनों मरुस्थल आपको ईरान में मिलेंगे। थार का मरुस्थल, भारत में थार कहते हैं, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। ये मरुस्थल आपको मिलेगा भारत और पाकिस्तान दोनों में। ठीक है, वीडियो साफ क्यों नहीं दिख रही? साफ नहीं दिख रहा भाई? वीडियो साफ ही है, और साफ कर देते हैं। देखा, साफ है वीडियो। चलिए, रूब अल खाली, ये पाया जाएगा आपको दक्षिणी अरब में, सऊदी अरब में। अल नेफूद मरुस्थल ये मिलेगा आपको उत्तरी अरब में। ठीक है, ये कुछ मरुस्थल है। इसके अलावा कोई इंपोर्टेंट मरुस्थल जो है आपके एशिया महाद्वीप में नहीं पाया जाता। ठीक है, हेमंत जहांगीर, बाज आजा अपनी हरकत से।
नहीं तो यहाँ से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हम मरुस्थलों को जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर मरुस्थल नहीं पाए जाते, ठीक है। यूरोप विश्व के छोटे महाद्वीपों में से दूसरे स्थान पर है, विश्व के छोटे महाद्वीपों में से। यहाँ पर जो है मरुस्थल नहीं पाया जाता। यहाँ पे देखिए बहुत सारी नदियां पाई जाती है, नदियों की वजह से यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, नदियों की वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत सारा जलोढ़ मैदान, इस वजह से यहाँ पर मरुस्थल नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। यूरोप में, सॉरी अफ्रीका में, अफ्रीका का जो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको सहारा मरुस्थल मिलेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये मरुस्थल जो है गर्म मरुस्थल है। अब तक हमने जो दो मरुस्थल पढ़े हैं, ये दोनों मरुस्थल ठंडे मरुस्थल है। साइबेरियाई जो क्षेत्र है, साइबेरिया के जो पठार है, साइबेरिया की उच्च भूमि है, उसको भी मरुस्थल कहा जाता है अक्सर। हालांकि मरुस्थल नहीं है वो, लेकिन जहां जहां बर्फ जम जाती है उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा दिया जाता है। मैंने आपको बताया ना, ऐसी भूमि जो मरी हुई हो, जो ना तो किसी संसाधन के खनन के लिए काम में आती हो, ना किसी कृषि कार्य के लिए काम में आ जाती है, ऐसे मरुस्थलों को क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? मरुस्थल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइबेरिया का मरुस्थल। ये ठंडा मरुस्थल है, साइबेरिया मरुस्थल। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये मत कहना कि सर साइबेरिया में तो बर्फ है तो मरुस्थल कैसा हुआ। अंटार्कटिका जो है नीचे, अंटार्कटिका, वो भी मरुस्थल है, ठीक है, ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका, ठीक है। एक तो गर्म मरुस्थल होता है, इसमें रेत वगैरह पाई जाती है, और एक ठंडा मरुस्थल होता है, इसमें बर्फ पाई जाती है। एक मरुस्थल चट्टानी होता है, इसमें केवल पत्थर ही पत्थर पाए जाते हैं, चट्टान ही चट्टान पाई जाती है, ठीक है। और अफ्रीका में देखिए दो फेमस मरुस्थल आपको मिलेंगे, ठीक है, और भी मरुस्थल है वो भी लिख लेंगे हम। अफ्रीका में दो फेमस मरुस्थल आपको मिलेंगे, एक तो सहारा मरुस्थल यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा आपको कालाहारी मरुस्थल। अब बताइए कालाहारी जो मरुस्थल है, ये कौन से देश में मिलता है मुख्यतः? कालाहारी जो मरुस्थल है वो मिलता है आपको, बोत्सवाना एक देश है। कौन सा देश है? बोत्सवाना। यहाँ पर मिलेगा आपको, दक्षिणी अफ्रीका के ऊपर बोत्सवाना एक देश है, वहां पर मिलेगा। इसी के पश्चिम में एक मरुस्थल और है, देश कौन सा है? नामीबिया। देश कौन सा है? नामीबिया। मरुस्थल का नाम भी क्या है? नामीबिया। मरुस्थल का नाम भी क्या है? नामीबिया। यहाँ पर आपको एक पूर्वी मरुस्थल के नाम से मिलेगा, पूर्वी मरुस्थल। ये मिस्र का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है, इसको मिस्र का मरुस्थल भी कहते हैं। पूर्वी मरुस्थल है, यहाँ पे है तो लीबिया का मरुस्थल भी कहते हैं, लीबियन मरुस्थल भी कहते हैं, लीबियन मरुस्थल। इसी के पास यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ यहाँ ठीक है ना। यहाँ एक देश है सूडान, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान, दोनों सूडान में एक मरुस्थल पाया जाता है, नूबियन मरुस्थल कहते हैं इसको, नूबियन। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बतला रहा हूँ। लीबिया का मरुस्थल या लीबियन मरुस्थल इसको कहते हैं, जो लीबिया में पाया जाता है यहाँ पर। पूर्वी मरुस्थल मिस्र में है, नूबियन मरुस्थल आपको सूडान में मिलेगा, कालाहारी मरुस्थल आपको मिलेगा बोत्सवाना में, और इसके अलावा नामीबिया मरुस्थल आपको मिलेगा नामीबिया में। इसके अलावा जो मरुस्थल है वो कोई सा भी मरुस्थल ऐसा नहीं है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट है ये सभी मरुस्थल मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप के बतला दिए हैं। आप में से जिस जिसको समझ में आ रहा है फटाफट से कमेंट बॉक्स में वाई कीजिए, और जो जो लिख रहा है, जो जो इसको कॉपी में या फिर आपके मैप में बना रहा है, लिख रहा है, तो फटाफट से बताइए मुझे। थम आप थम्स अप का चिन्ह भेजिए आप, ताकि मैं पता चल जाए जो जो आप बता रहे हैं। हाँ सर आपने बताया नहीं गर्म क्यों रहता है, मतलब गर्म क्यों रहता है? देखिए अच्छा, मरुस्थल गर्म क्यों रहता है ये पूछा क्या आपने? मरुस्थल गर्म इसलिए रहता है, देखिए कि उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। जो भी मरुस्थल पाया जाएगा, एक बात ध्यान रख लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। ये बात आप हमेशा याद रखना जब भी। आज अकेले लग रहे हैं, सचिन जी का मैसेज है, आज अकेले लग रहे, बिल्कुल अकेले ही है सर, आज आपकी कमी महसूस है हमको। हाँ, एक बात ध्यान रख लीजिए आप, वो बात ध्यान रखने की क्या है कि जितने भी मरुस्थल है विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल, विश्व के
जितने भी उष्ण मरुस्थल है यानी कि गर्म मरुस्थल है, वो मरुस्थल आपको या तो मिलेंगे कर्क रेखा के पास या मिलेंगे आपको मकर रेखा के पास। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा आप। विश्व के जितने भी मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल खास तौर से, वो सभी कहाँ मिलेंगे आपको? या तो मिलेंगे कर्क रेखा के नजदीक या मिलेंगे आपको मकर रेखा के नजदीक। अब पूछो गुरुजी ऐसा क्यों? तो इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि देखिए जो विषुवत रेखा है, देखिए सबसे उष्ण क्षेत्र तो यही है ना विश्व का, विषुवत रेखा वाला। लेकिन यहाँ पे मरुस्थल नहीं पाया जाता। कारण क्या है? विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा पे तापमान अधिक तो पाया जाता है, लेकिन तापमान अधिक होने के साथ साथ वहां पे रोजाना वर्षा भी होती है, यानी कि वर्षा भी उच्च मात्रा में पाई जाती है। जहां तापमान भी अधिक है, वर्षा भी अधिक है, तो वहां पर वनस्पति उगती है। आपको पता है ना, जहाँ धूप भी पड़ रही है और बरसात भी हो रही है, वहां पे अच्छी वनस्पति, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो वहां पे मरुस्थल होने का सवाल ही नहीं है। तो ये जितने भी मरुस्थल है, ये सब कर्क और मकर रेखा पे इसीलिए पाए जाते हैं। देखिए, कर्क रेखा पर एक सीजन में बहुत तेज ठंड पड़ती है, एक सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो जब गर्मी पड़ती है तो ये मरुस्थल गर्म हो जाते हैं। हालांकि सर्दी जब गर्मी की रातों में जब ठंड पड़ती है, रातों में जब ठंड पड़ती है, तो ये गर्म मरुस्थल जो है, ये इनकी रेत जो है वो ठंडी हो जाती है। शुभम में ना कभी-कभी बहुत सताता है ये सवाल मुझे कि हम मिले ही क्यों थे जब हमें मिलना नहीं था। अरे भाई शायरियाँ मत शुरू करो ये भी। शायरियाँ सुनाने कौन से सीज़न में? कौन से सीज़न में? सीज़न में आपको पता नहीं है? देखिए जब कर्क रेखा पे सूर्य होता है वो टाइम होता है जून का, और जब मकर रेखा पे सूर्य होता है वो जनवरी का होता है। जब जनवरी में सूरज यहाँ है तो ये मरुस्थल तप्त हो जाते हैं। अब कर्क रेखा पे जब सूरज है तो यहाँ के जो मरुस्थल है, या चाहे थार का हो, अरब का हो, सहारा हो, या इधर सोनोरन मरुस्थल हो, ये सारे मरुस्थल जो है ये गर्म हो जाते हैं। और गर्म होने के फल बाद क्या होता है, रात को देखिए कोई भी क्षेत्र जब गर्म होता है ना, कोई भी आप चाहे पानी को गर्म कर लीजिए, कोई भी क्षेत्र या कोई भी वस्तु जब गर्म होती है ना, तो गर्म होने के बाद उसमें एक गुण अपने अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालने का, अपने अंदर की ऊष्मा को बाहर निकालती है। आपने देखा ना, चाय गरम करते हैं, थोड़ी देर में ठंडी हो जाती है, तो उसकी ऊष्मा क्या है, चली जाती है। तो क्या होता है, दिन भर ये गर्म रहते हैं, दिन भर गर्म होने के बाद रात को जब ठंड पड़ने लगती है, यानी कि सूर्य चला जाता है, तो ये अपनी ऊष्मा को निष्कासित कर देते हैं पूरी, और इतनी निष्कासित कर देते हैं कि जितनी इनमें थी वो सही ऊपर दे देते हैं। तो इससे ये अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। तो इनमें एक गुण पाया जाता है अत्यधिक गर्म होने का, अत्यधिक ठंडे होने का। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। विश्व में सबसे ज्यादा तापांतर अगर पाया जाता है तो मरुस्थलीय, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सचिन सर नहीं है, इसका मतलब कि कल टेस्ट नहीं होगा। होगा, कल टेस्ट होगा, ठीक है आपका, जो भी हिस्ट्री का टेस्ट होगा। तो मैं बता रहा था आपको, ठंडी भी पड़ती है वहां पर और गर्मी पड़ती है। ठंड पड़ती है रात को आखिरी हिस्से में, यानी कि 2-3 बजे के बाद, और गर्मी पड़ती है दिन में 12-2-3 बजे के बाद भयंकर गर्मी पड़ती है। तो वहां पर गर्मी और ठंडी पड़ती है, इसलिए जो अपक्षय की दर है वो भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। क्योंकि कोई भी चट्टान होती है, कोई भी वस्तु होती है, अगर उसको तपाया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, तपाया जा रहा है, ठंडा किया, तो उसके जो परमाणु संरचना है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है और वो टूटने फूटने लगती है। इसको अपक्षय कहते हैं। यही कारण है कि मरुस्थलों में जो है धूल और मिट्टी और बालू की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं उत्तरी अमेरिका के कुछ मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका में ज्यादा मरुस्थल नहीं है, यहाँ पे पाए जाएंगे 2 मरुस्थल। यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाएगा मेक्सिको में, इसका क्या नाम है, सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल। और एक मरुस्थल यहाँ पाया जाएगा कैलिफोर्निया के पूरब में, यानी कि सोनोरन मरुस्थल के जस्ट ऊपर यूएसए में। इसको कहते हैं मेजो मरुस्थल, मेजो। हालांकि मेजो इंपॉर्टेंट नहीं है, सोनोरन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो मरुस्थल पाया जाता है मुख्य रूप से उसको सोनोरन मरुस्थल कहते हैं। अब देखिए, ये मरुस्थल भी कर्क रेखा के नजदीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई मरुस्थल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपको 2 मरुस्थल मिलेंगे दक्षिणी अमेरिका में, अटाकामा है, पेंटागोनिया है। आपने सुना होगा अटाकामा, पेंटागोनिया। अटाकामा मरुस्थल तो आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको चिली में, क्या नाम है, अटाकामा। और यहाँ पर मिलेगा आपको अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया।
गोनिया। ये ठंडा मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है, क्योंकि ये कर्क रेखा मकर रेखा के नजदीक है इसलिए गर्म है, और ये मकर रेखा से काफी दूर है इसलिए ठंडा मरुस्थल है। तो ये ठंडा मरुस्थल है और ये अटाकामा गर्म मरुस्थल है, ये दोनों भी गर्म मरुस्थल है। और अफ्रीका में जितने भी मरुस्थल है वो तो सभी गर्म मरुस्थल है, क्योंकि अफ्रीका से तीनों, यहाँ कोई मरुस्थल नहीं है, ध्यान रखिए, लीबिया मरुस्थल यहाँ है, न्यूबियन मरुस्थल यहाँ है सूडान में, ठीक है। यहाँ कोई मरुस्थल है ही नहीं। इसका कारण भी मैंने आपको बतला दिया क्यों नहीं है, क्योंकि जो उत्तरी सॉरी यूरोप वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारी नदियां हैं, आपको मैंने बताया था बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पठार और पर्वत पाए जाते हैं यहाँ पर। इस वजह से कई सारी नदियां निकलती है, कई सारी नदियां निकलती, जैसे एल्ब है, वोल्गा है, डॉन है, इसके अलावा रीपर है, नाइपर है, और इसके अलावा पो है, एंड राइन नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। इस वजह से यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित अच्छा मैदान पाया जाता है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर क्या नहीं है, मरुस्थल नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए एक दो मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थलों की बात कर लेते हैं, तो अब देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पाया जाता है ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल। इसी को याद कर लीजिएगा, काफी है ये, ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल बहुत फेमस मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के, ये पश्चिम में पाया जाता है, मध्य पश्चिम मध्य कह सकते हैं, वहां पर पाया जाता है। नाम लिख लीजिए इसका, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। इसी के ऊपर, इसी के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर पाया जाता है गिब्सन का मरुस्थल। कौन सा नाम है? गिब्सन। और एक और मरुस्थल है सिम्पसन। गिब्सन और सिम्पसन, ये दोनों मरुस्थल भी यहीं पे पाए जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको विक्टोरिया याद रखना है, विक्टोरिया मरुस्थल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। गिब्सन और सिम्पसन ये दो मरुस्थल और है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक मरुस्थल और है, उसको भी अगर आप याद रखो तो भी याद रख लेना, वो यहीं पे पाया जाएगा उत्तर पश्चिम में। इसको कहते हैं सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। सैंड बोलते हैं रेत को, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो ये कुछ मरुस्थल है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश जनसमूह वो कहाँ पाया जाता है? तटीय क्षेत्रों में। या तो यहाँ पे पाया जाएगा, आपको पता है यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया रेंज है, वो कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की जो महान पर्वत श्रेणी है वो यहाँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है उसके पश्चिम में और उसके दक्षिण में, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े शहर है, चाहे पर्थ हो, पर्थ तो इधर मिलेगा आपको, एडिलेड हो, ब्रिस्बेन हो, कैनबरा हो, मेलबर्न हो, वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। पश्चिम सॉरी कौन सा हिस्सा है ये? इसका पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी दक्षिणी हिस्से में मिलेंगे आपको गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट। स्टुअर्ट देखिए बहुत सारे मरुस्थल ऐसे छोटे छोटे, अगर आप नाम याद रखना चाहो तो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो पूर्व परीक्षा में आए हैं और जो इम्पोर्टेंट है वही बारह, ठीक है। स्टुअर्ट मरुस्थल भी है वहां पर। चलिए ये जितने भी मरुस्थल मैंने बताए हैं ये आपको इसी तरीके से नक्शे में लिख लेने हैं। अगर आता है तो आपको सिर्फ वहां पर एक बिंदु करना है और लिख देना है फलाना मरुस्थल। थार का, तकलामाकन का, मंगोलिया का, गोबी का, जो भी मरुस्थल आपको पूछा जाएगा केवल आपको बिंदी लगानी है और लिख देना है, ठीक है। इधर उधर होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर गोबी मरुस्थल बतलाया गया है, आप थोड़ा सा यहाँ भी लगा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ऊपर लगा देंगे तो भी चलेगा, लेकिन पता तो होना चाहिए ना लोकेशन ये है, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपको राजनीतिक मैप नहीं मिलेगा, वहां पर आपको फिजिकल मैप मिलेगा जिसमें विश्व नहीं बना, विश्व के कुछ जो देश है वो देशों की स्थिति नहीं बनी होती, बिल्कुल फ्लैट मिलेगा आपको, बिल्कुल खाली जैसा मैंने पहले बनाया था अभी लिखने से पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर कोई देश नहीं है ना दोस्त, देश नहीं बनाया मैंने, ऐसा ही आपको मिलेगा। अब चाहे इटली, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ हंगरी लगाना है, हंगरी कहाँ है, आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आपको 19, 20, 21 आराम से कहीं भी लगाइए आप, उसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में ए टाइप कर दीजिए। मरुस्थल का चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जल्दी से टाइप कर दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से टाइप कर दीजिए ए। हाँ, फाइल वगैरह सब बनाना स्टार्ट कर दीजिए। फाइल बनाना स्टार्ट मत कीजिए, अब तो यूं समझ लीजिए फाइल को आप अंतिम रूप दे दीजिए, ठीक है।
फाइल बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल से 2 दिनों का काम है, ठीक है? मुश्किल से 2 दिनों का काम है अगर आप बनाना चाहो। 2 दिन में फाइल बन करके रेडी हो जानी चाहिए आपकी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। केवल और केवल 2 1 दिन लिखने का है, दूसरे दिन चित्र बनाने का। चित्र आसान है, सेकंड ईयर में तो आपके केवल डायग्राम वगैरह है कुछ और सवालात है कुछ और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में चित्र मिलेंगे आपको और फाइनल में चित्र मिलेंगे। प्रक्षेप बहुत ईज़ी है, ढाल वगैरह बनाने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ सकती है, बाकी और कोई इश्यू नहीं है। फाइनल वाले जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं लाइव वाले को, फाइनल वाले जितने भी बच्चे हैं, आप सभी ध्यान कीजिएगा, आप प्रक्षेप बनाना भी आना चाहिए आपको और कैसे बना ये भी आना चाहिए, ठीक है? और फाइल तो आपकी 15 तारीख से पहले-पहले आप किसी भी कंडीशन में कॉलेज में आकर के उसको चेक करवा लें, ठीक है? चलिए, फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जल्दी से। जिसने लाइक नहीं किया, उसने लाइक भी कर दीजिए आप जल्दी से। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम विश्व की कुछ प्रजातियों के क्षेत्र को, कौन-कौन सी प्रजातियों के क्षेत्र कहाँ-कहाँ हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, मरुस्थल आपने लिखा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप केवल लिख सकते हैं वहाँ पर। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें अगर हम लिखना चाहें, तो हमको इंडेक्स की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? इंडेक्स की। किसकी ज़रूरत होती है भाई? इंडेक्स बनाने की। अगर मान लीजिए, आपसे पूछा है, विश्व में काली मिट्टी और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों को दर्शाइए। विश्व में काली मिट्टी और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों को दर्शाइए। तो आप मान लीजिए काली मिट्टी भारत के दक्कन के पठार में पाई जाती है, काली मिट्टी आपको दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है, तो वहाँ पर आपको जगह-जगह काली मिट्टी नहीं लिखनी, आपको प्रतीकों के माध्यम से समझाना है। उसको कहते हैं मानचित्र की प्रतीकी विधि, वर्ण प्रतीकी विधि। आपने पढ़ा होगा या रंगों के माध्यम से आप दर्शाना चाहो तो उसको रंगारेख विधि कहते हैं, ठीक है? आपने पढ़ा होगा तो। इस तरीके से आपको दर्शाना होता है, ठीक है? हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, देखिए हम विश्व की कुछ प्रजातियों को देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पाई जाती है। एक तो है नीग्रो प्रजाति, एक होती है इसके बाद निग्रिटो प्रजाति और फिर होती है नॉर्डिक प्रजाति और नॉर्डिक प्रजाति के बाद एक है आपकी काकेशाइड प्रजाति और काकेशाइड प्रजाति के बाद एक प्रजाति है ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। एक प्रजाति का नाम है मंगोलाइड प्रजाति। ये इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं विश्व की। ग्रिफिथ टेलर ने भी इसी को माना है और अन्य विद्वानों ने भी किसी किसी ने अलग माना है, किसी ने मेडिटेरियन बताया है, किसी ने भूमध्य सागरीय बताया है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग प्रजातियों को बतलाया गया है, ठीक है? एक भूमध्य सागर भी आप लिख लीजिए, भूमध्य सागरीय। अब देखिए इन प्रजातियों को इसमें कैसे दर्शाना है। अब नीग्रो वाली प्रजाति है, नीग्रो वाली प्रजाति आपको पता है कहाँ पाई जाती है। नीग्रो प्रजाति जो पाई जाती है मुख्यतः अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। तो नीग्रो प्रजाति का ये क्षेत्र है एक तो और एक ये क्षेत्र है, ठीक है? नीग्रो प्रजाति का ये क्षेत्र, तो आप क्या कर देंगे, इस तरीके से नीग्रो प्रजाति को दर्शा देंगे। कौन सी प्रजाति होगी गुरुजी? ये तो नीग्रो प्रजाति होगी, ठीक है? नीग्रो प्रजाति आपको मुख्यतः दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में और अफ्रीका के मध्य हिस्से में पाई जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या मेरी? इसके अलावा ये आपको अरब में भी नीग्रो प्रजाति के ही लोग मिलेंगे, ठीक है? अरब के जो लोग हैं, अरब के बद्दू प्रजाति के जो लोग हैं, नीग्रो प्रजाति के लोग ये फैले हुए हैं यहाँ तक, ठीक है? अब पूरे में तो इसको दर्शाना ठीक नहीं है, जो मुख्य क्षेत्र है वहाँ पर इसको दर्शाना समीचीन रहेगा। इसके अलावा दूसरी प्रजाति देख लेते हैं, नीग्रिटो प्रजाति। नीग्रिटो प्रजाति भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, कालाहारी मरुस्थल के आसपास, यहाँ पर नीग्रिटो प्रजाति केन्या वगैरह में। और ये जो क्षेत्र है आपका, यानी कि सुदूर पूर्व जो जितने भी द्वीप है, उन द्वीपों में जहाँ-जहाँ काले लोग रहते हैं, यहाँ भी पश्चिमी द्वीप समूह में भी और पूर्वी द्वीप समूह में पापुआ न्यू गिनी वगैरह में, यहाँ पर जो पिग्मी जनजाति वगैरह रहती है, वो सारे आपको नीग्रिटो प्रजाति करनी है। क्योंकि प्रवास कटिबंध टेलर का जो सिद्धांत है, वो ये कहता है कि जो सबसे पहले प्रजाति आई, वो उसको आने वाली प्रजातियों ने दूर की तरफ भेज दिया, यानी कि मुख्य भूमि से बाहर की ओर भेज दिया। ये कहा गया था, किसने कहा था ये?
ये कहा था आपके ग्रिफिथ टेलर महोदय ने अपनी पुस्तक में। और कहने के बाद क्या कहा था कि नई जो प्रजाति आई वो सेंट्रल में है, विश्व के मध्य में, और जो पुरानी प्रजातियां हैं उनको नई प्रजातियों ने बाहर की ओर धकेल दिया। तो बाहर की ओर धकेलने का मतलब ये है, विश्व के जो छितरे हुए द्वीप है, द्वीप समूह है, वहां पर आपकी जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती है। ठीक है, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा। आप अभी ज्यादा कमेंटों की बाढ़ मत कीजिए, मुझे जब फुर्सत मिलेगी मैं बता दूंगा आपको, कमेंट भी पढ़ूंगा आपके। चलिए मैं पहले बता देता हूँ आपको, नीग्रिटो प्रजाति के क्षेत्र आपने देखिए, ये सभी नीग्रिटो प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है, और यहाँ पे जितने भी द्वीप समूह हैं यहाँ पर नीग्रिटो। और देख लीजिएगा आप, आपको मैंने लिखा है अच्छे तरीके से। नॉर्डिक प्रजाति जो है ये गोरी प्रजाति है। ठीक है, अभी तक दोनों प्रजाति एक काली प्रजाति थी, इनका कलर काला होता है, लेकिन नॉर्डिक प्रजाति है जो इसका कलर गोरा होता है, और नॉर्डिक प्रजाति के जो क्षेत्र है ये यहाँ पर है। ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में, यानी कि स्कैंडिनेविया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह ये देश जो है, यहाँ पर आपकी कौन सी प्रजाति मिलेगी आपको? नॉर्डिक प्रजाति के क्षेत्र आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्डिक प्रजाति के क्षेत्र मिलेंगे। इसके बाद काकेशाइड प्रजाति है। काकेशाइड प्रजाति ये भी गोरी प्रजाति है। गोरे लोग जिसको बोलते हैं अपन, जो अंग्रेज जिसको बोलते हैं ना अपन, वो काकेशाइड प्रजाति के लोग हैं। और ये काकेशाइड प्रजाति आपको मिलेगी यहाँ पर। कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। थोड़ा सा इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, बाकी ये पूरा जो क्षेत्र है, यानी कि यूरोप, कौन सा? यूरोप जो क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप पूरा आपको काकेशाइड प्रजातियों का मिलेगा। यहाँ भी आपको काकेशाइड प्रजाति के लोग ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, भारत के दक्षिण में मिलेगी, मलाया प्रायद्वीप में मिलेगी। यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का क्षेत्र है। तो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लिए जो भी आपने गोला किया है, वो गोला आप, जैसे काकेसाइड के लिए हमने त्रिभुज बनाया है, तो काकेसाइड के लिए आप त्रिभुज बना दीजिए। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति संक्रमित क्षेत्र है, तो आप इसको गोला गोला कर दीजिए। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीजें इसमें बतलानी है, तो उनको वापस मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति को, ये पूरा क्षेत्र है, काकेसाइड प्रजाति का ये पूरा क्षेत्र है। नीग्रो और नीग्रिटो अफ्रीका में पाई जाती है। और इसके अलावा नीग्रो और नीग्रो प्रजाति के लोग आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे। और जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति मैंने बता दिया आपको, मंगोलाइड जो है, मंगोलाइड प्रजाति आपको यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आपको मंगोलाइड प्रजाति देखने को मिलेगी। मंगोलाइड प्रजाति आपको मिलेगी उत्तर में, इधर से चलते हैं अपन तो कोरिया, जापान, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, यहाँ सारे चीनी सभ्यता, चीनी के आंख देखी ना आपने, बहुत बारीक बारीक आंखें होती है। ये जो सिर का आगे वाला हिस्सा है, जो सिर का हिस्सा है ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ होता है, और नाटे कद के होते हैं, पीले पीले कलर होता है इनको, गोरे से पीला कलर होता है। वो सारे जो है मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण है। मंगोलाइड प्रजाति के लोग उत्तरी अमेरिका में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में जो गोरे लोग हैं, उत्तरी अमेरिका में जो गोरे लोग हैं, उत्तरी अमेरिका में जो गोरे लोग हैं वो भी कौन है? मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं। और भूमध्य सागरीय प्रजाति, ये आपको भूमध्य रेखा के आस, भूमध्य सागर के आसपास मिलेगी। ठीक है, भूमध्य सागर के आसपास वाले जो देश है, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इसके अलावा ग्रीस, तुर्की, और इधर से आपको मिलेगा जो ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, इन सभी देशों में आपको कौन सी प्रजाति देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपको मिलेगी भूमध्य सागरीय प्रजाति। इतनी बात मेरी आपके समझ में आ गई है तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, और अब पूछिए क्या सवाल आपके हैं। मैं आपके लिए दो तीन सवालों को लूंगा जो जो आप पूछना चाहेंगे। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, अब बोलिए क्या बात। नहीं है किसी का कोई सवाल? चलिए, ओके ओके, ठीक है। फाइल
जमा नहीं करवानी आपको, फाइल आपको चेक करानी है सिर्फ। सर्कल टेस्ट होगा क्या हिस्ट्री का? हिस्ट्री वाले गुरुजी से पूछिए, इनसे बस ये बोल दो कि शायरी ना करें। इश्क की अदालत में हार मेरी लाजमी थी, इनादा दिल। चलिए ठीक है, चलिए हो गया, इतनी बात, इतनी बातें हो गई। तो अब हम कुछ और क्षेत्र और चीजों को पढ़ते हैं। और चीजें देखिए, हाँ देखिए, आप अपने अपने मसले को अपने अपने पास रखिए। सर प्लीज हिस्ट्री वाले सर हो तो बता दें। हिस्ट्री वाले सर यहाँ पर नहीं है फिलहाल मेरे पास मौजूद। हिस्ट्री वाले सर अपने पर्सनल काम से कहीं हैं, वो जब आएंगे आपको बतला देंगे, ठीक है। और उम्मीद है कल तक आएंगे वो। ओके चलिए, चलिए और देखते हैं। विश्व के कुछ मत्स्य क्षेत्र देख लेते हैं हम, कहाँ कहाँ विश्व में मछलियों का उत्पादन। हालांकि मछलियों का उत्पादन से मेरा तात्पर्य है मछलियों को पकड़ना। कहाँ कहाँ विश्व में सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती है, इनको अब देख लेते हैं, ठीक है। माइंड योर बिजनेस, आई वाज टॉकिंग टू सर। देखिए आप किसी पर पर्सनल कमेंट ना कीजिए, आप मुझे नाम बताइए कौन सा जो है। मैं देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं उनको पूरे को पढ़ने में असमर्थ हूँ, इसलिए जो भी गलत कमेंट करेगा मैं उसको यहाँ से रिमूव कर लूंगा। मैंने कुछ लोगों को हटा दिया है यहाँ से, कुछ लोगों की डिलीट कर दिया मैंने कमेंट। आप बेखौफ होकर अपना काम कीजिए। आत्मविश्वास के बिना कुछ करने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देना है। बहुत अच्छे विचार हैं रचना जी आप। देखिए एक छोटी सी बात है एक लाइन की, अगर आप समझना चाहो, सुनना चाहो, लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। बैठे बैठे वक्त को बर्बाद ना कीजिए, बैठे बैठे वक्त को बर्बाद ना कीजिए, वरना ये वक्त आपको बर्बाद कर दे। ध्यान रखिएगा, मेरी इस बात को बांध के रख लीजिएगा आप। बैठे बैठे आप वक्त को बर्बाद ना कीजिए। ये आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूं मैं 9 बजे, ना मुझे इसकी कोई तनख्वाह मिलती है ना कॉलेज से कुछ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी के लिए मैं लेके आया हूँ। कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है मेरा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ। अब आपको मैं वक्त दे रहा हूँ, इस वक्त को कीमती जानिए, ठीक है। इस वक्त को कीमती जानिए और इस वक्त को बर्बाद मत कीजिए। अन्यथा ये जो वक्त चल रहा है ये आपका आने वाला भविष्य बिगाड़ सकता है, और ये वक्त जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं ये आपको एक ना एक दिन बर्बाद कर देगा। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको लाइव क्लास में बोल रहा हूँ। हमेशा यूट्यूब पर रहेगी ये क्लास, कभी भी आकर के आप देख लीजिएगा। वक्त को आप बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो आपको बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अब मेरी बात देखते हैं कितने लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इधर देखिए, विश्व के कुछ मत्स्य क्षेत्रों को देखेंगे हम। विश्व के कुछ मत्स्य क्षेत्रों को देखेंगे, कहाँ कहाँ मछलियों को पकड़ा जाता है, कहाँ कहाँ मछलियों के उत्पादन वाले प्रमुख क्षेत्र है। देखिए ये मैंने आपको भारत का भूगोल जब पढ़ाया, सॉरी विश्व का भूगोल जब मैंने आपको बताया था कुछ, तो उसमें भी मैंने आपको बतलाया होगा कि विश्व के कुछ मत्स्य क्षेत्र है। लेक्चर नंबर 82 आप जाके देख सकते हैं बीए फाइनल ईयर की क्लास में, या शायद कोई सी क्लास है वो मुझे मालूम नहीं है। लेक्चर नंबर 82 आप सर्च कर लीजिएगा, विश्व मत्स्यान, उसमें आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। फिर भी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए विश्व के सबसे प्रमुख बैंक कहते हैं, बैंक कहते हैं किनारे को। बैंक किसको कहते हैं? किनारे को। बैंक कहते हैं किनारे को। तो एक यहाँ पर आपको डोगर बैंक, सॉरी यहाँ पर आपको ग्रांड बैंक मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रांड बैंक। ये सभी जो मैं बतला रहा हूं आपको, ये पिछले कुछ पेपर है, उन पेपरों पे बेस है ये सारी चीजें, ठीक है। उन पेपरों पर बेस है। ग्रांड बैंक मिलेगा। अब देखिए ग्रांड बैंक में सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए फेमस स्थान है, ठीक है। ये कहाँ है? यहाँ पर देखिए न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। कौन सा है? न्यू फाउंडलैंड द्वीप।
उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा वाला क्षेत्र है, लेब्राडोर एक यहाँ पर क्षेत्र है, उस लेब्राडोर के पूरब की तरफ है, ठीक है? इसमें ही न्यूफाउंडलैंड तट पर ही ग्रांड बैंक पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम चलती है, यहाँ से लेब्राडोर ठंडी धारा आती है। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब मिलती है, तो दोनों विपरीत स्वभाव की जब जलधाराएँ मिलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है। ठंडे जल वाली मछलियाँ गर्म जल में जाने की कोशिश करती है, गर्म जल वाली मछलियाँ ठंडे जल में जाने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर मछलियों का अथाह भंडार हो जाता है। मछलियाँ बेतरतीब तरीके से वहाँ पर एक-दूसरे के ऊपर उछल-कूद करती रहती है। जिस तरीके से कभी आप ट्रेन में सफ़र किया हो, तो आपने जैसे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती ना, वही वाली कंडीशन यहाँ होती है। मछलियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप वहाँ पर अ, पैर भी नहीं रख सकते, जहाँ देखोगे वहीं मछली है। तो वहाँ पर मछलियों को पकड़ना थोड़ा-सा आसान हो जाता है, ठीक है? वहाँ पर मछलियों को पकड़ना आसान हो जाता है। ग्रांड बैंक है, इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा उत्तरी सागर जो है, उत्तरी सागर, यहाँ पर आपको मिलेगा डोगर बैंक, ये भी प्रसिद्ध है। जर्मनी के पास है ये, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच उत्तरी सागर में डोगर बैंक। ये दोनों बैंक जो है, मछली उत्पादन की दृष्टि से विश्व में फेमस स्थान है, ठीक है? डोगर बैंक आपको उत्तरी सागर में मिलेगा और ग्रांड बैंक आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर में उत्तर की तरफ, यानी कि न्यूफाउंडलैंड के पास। अब विश्व में अगर क्षेत्रों की बात कर ले, तो कौन-कौन से क्षेत्र हैं? देखिए ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर का पश्चिमी क्षेत्र और अटलांटिक महासागर का पूर्वी क्षेत्र। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, बोले तो आपके स्कैंडिनेविया पर्वत से लेकर के भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मछलियाँ सर्वाधिक मात्रा में पकड़ी जाती है, क्योंकि ये जितने भी देश है, ये सब विकसित देश है। ये सब विकसित देश है और ये भी जितने भी देश है, यहाँ पर कनाडा आपको और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेगा, ये विकसित देश है। तो यहाँ पर क्या है, मछली पकड़ने की कई सारी नई-नई तकनीकें इजाद कर ली गई है। ऐसे-ऐसे जहाज बना दिए गए हैं, जिसमें आसानी से मछलियाँ आसानी से पकड़ी जाती है और यहाँ पर मछलियों का उत्पादन और मछलियों को पकड़ना जो किया जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़, ना सिर्फ़ मछलियों का उत्पादन ना सिर्फ़ खाने के लिए किया जाता है, बल्कि उनका डिब्बा पैक करके उनका व्यापार भी किया जाता है। ठीक है? हाँ, तो एक तो ये वाला क्षेत्र है, बोले तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का पश्चिमी क्षेत्र है एक तो, एक पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है? ये 2 क्षेत्र हैं। इसके अलावा आप आ जाइए यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यानी कि आप कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के और आ जाइए मलाया प्रायद्वीप तक। कमचटका प्रायद्वीप से लेकर मलाया प्रायद्वीप तक, जापान है, कोरिया है, चीन है। चीन विश्व में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता है, ठीक है? ये चीन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश है। स्वच्छ जल की मछलियाँ, ठीक है? तो ये वाला पूरा क्षेत्र भी मछली उत्पादन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो कौन-सा क्षेत्र हो गया देखिए, एक तो अटलांटिक महासागर का अटलांटिक महासागर का पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी-पूर्वी और एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ये है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र ये है पूरा। इसके बाद ये वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया, ये प्रशांत महासागर का, उत्तरी प्रशांत महासागर का पश्चिमी क्षेत्र है। प्रशांत महासागर का ये पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर अलास्का से लेकर के और पनामा तक, अलास्का से लेकर के पनामा तक, यहाँ भी कई मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। हेरिंग मछली है, हेलीबेट मछली है, आयरिश फिश है, आई स्टार मछली है, ये सारी मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती है। ठंडे पानी की जो बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ की मछलियाँ कुछ अलग होती है। आपने पढ़ा होगा मछली, वो बहुत फेमस मछली है, यहाँ पर पकड़ी जाती है अलास्का के आस-पास, यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद देखिए, एक इम्पोर्टेंट जगह ये है मछली पकड़ने की, इसको कहते हैं पेरू तट। कौन-सा तट है? सॉरी ये नीचे ज़्यादा आ गया है यहाँ पर। यहाँ है पेरू, ठीक है? ये पेरू तट पर आपको पता है ठंडे जलधारा आती है। यहाँ से कौन-सी जलधारा है उसका नाम बताइए आप जल्दी से? हाँ, हाँ, रिसोर्सेज़ ज्योग्राफी शायद सेकंड ईयर को बताया होगा मैंने। यहाँ पर एक जलधारा आती है यहाँ से, हम्बोल्ट जलधारा। कौन-सी जलधारा है? पेरू हम्बोल्ट जलधारा, ठंडी जलधारा है। अब वो ठंडी जलधारा देखिए, चूँकि यहाँ का जल जो पेरू देखिए उष्णकटिबंध में आ रहा है ना ये, उष्णकटिबंध में आता है पेरू, यहाँ का जल अक्सर गर्म रहता है। यहाँ से जब ठंडी जलधारा आती है, तो ठंडा पानी लेकर के आती है और ठंडा पानी और गर्म पानी जब आपस में मिलता है, तो आपको पता है वहाँ पर मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये भी मछली उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो ये 4-5 क्षेत्र है, जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है, ठीक है? तो मत्स्य क्षेत्र अगर आप पेरू हम्बोल्ट हाँ,
विश्व मत्स्य क्षेत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों को दर्शाइए, तो आप क्या बताएँगे? ये वाला तट, यानी कि यूरोप का पश्चिमी तट, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट और एशिया का पूर्वी तट, ये पूरा जो क्षेत्र है ये मछली पकड़ने वाला प्रमुख क्षेत्र है। अगर कोई एक विशेष क्षेत्र की बात करें, तो डोगर बैंक बता दीजिए आप, और इसके अलावा आप ग्रांट बैंक भी बता सकते हैं, और 1-2 बैंक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सेंट कौन सा है सेंट, मैं भूल रहा हूँ उसको। एक पाउंड्स बैंक यहाँ पर पाया जाता है, जॉर्जेस बैंक यहाँ पर पाया जाता है। ये 2-4 बैंक और पाए जाते हैं जो यहाँ से लेकर के न्यू फाउंडलैंड से लेकर के फ्लोरिडा तक पाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी को आप याद रखो तो याद रख लीजिएगा, नहीं तो ग्राउंड बैंक ही आपके लिए काफी है। ठीक है, जॉर्जेस बैंक भी पाया जाता है यहाँ पर, और इसके अलावा 1-2 क्षेत्र और है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सेंट पियरे बैंक है उसका नाम, पाउंड्स बैंक भी है। ठीक है, तो ये विश्व में कुछ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा विश्व में अगर पूछ लिया जाए मछली पकड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है गुरुजी, ये भी बता दो। इसका रीजन क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो मछली, जो सबसे ज्यादा मछलियां यहीं पर क्यों पकड़ी जाती है, यहाँ क्यों नहीं पकड़ी जाती, यहाँ क्यों नहीं पकड़ी जाती, उसका रीजन क्या है? क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, आपको पता है जापान की 12-13 करोड़ जनसंख्या है, 12.5 करोड़। कोरिया की भी काफी सारी जनसंख्या है। चीन में आपको पता है विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है, तो सारी जनसंख्या चीन की यहीं रहती है, इधर नहीं रहती कोई भी। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह ये सारे देश है, ये भी भरमार है यहाँ पर जनसंख्या की, क्योंकि ये जलवायु मानसूनी है, और मानसूनी जलवायु जो है यहाँ पर खेती की आसानी होती है, और काफी सारी जो क्रियाकलाप है मानव के जीवन के जीने के लिए, वो सारी चीजें उपयुक्त मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ की जलवायु जो है मानव के जीवन के लिए उत्तम है। इस वजह से यहाँ पर जो जनसंख्या है उसका भारी मात्रा में संख्या पाई जाती है, और इसी वजह से उस जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति को पूरी करने के लिए मछलियों को पकड़ा जाता है। ठीक है, चलिए मत्स्य क्षेत्र हो गए। अब मत्स्य क्षेत्र के बाद और देखते हैं विश्व की कुछ वनस्पतियों को देख लेते हैं, वनस्पति कौन सी कहाँ-कहाँ पर पाई जाती है उनको। सर ऑस्ट्रेलिया के आसपास नहीं है क्या? देखिए मछलियां जितनी भी आपको, जितना भी आपको तट दिखाई दे रहा है, ऐसे तो अफ्रीका के पास भी मछलियां पकड़ी जाती है। ठीक है, अफ्रीका के पास भी पकड़ी जाती है, अरब में भी मछलियां पकड़ी जाती है, भारत में भी मछलियां पकड़ी जाती है। लेकिन मैंने प्रमुख क्षेत्रों को बतलाया है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्रों को बतलाया है। प्रमुख क्षेत्रों में आपके उत्तरी जो है प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट, प्रशांत महासागर का पूर्वी तट, और उत्तरी अटलांटिक महासागर का पूर्वी, उत्तरी अटलांटिक महासागर का पश्चिमी तट ही आएगा आपके। ठीक है, यही आएगा। यहाँ भी मछलियां पकड़ी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं नजमा जी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। हाँ, क्या बता रहा था? वनस्पति, विश्व वनस्पतियों को देख लेते हैं, कौन-कौन सी वनस्पति कहाँ-कहाँ पाई जाती है। आपको पूछ लिया जाता है कि विश्व के नक्शे में टुंड्रा वनस्पति के क्षेत्र को दर्शाइए। आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व में टैगा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से भी प्रश्न आता है। तो उनको भी दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके के प्रतीक चिन्हों का उपयोग करेंगे और उनको भरेंगे। ठीक है? देखिए, हुँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है जो आपका ये क्षेत्र है ऊपर-ऊपर का, टुंड्रा वनस्पति, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति है? टुंड्रा वनस्पति। ठीक है? कौन सी वनस्पति है गुरुजी? टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है ठंडे क्षेत्रों में, जहाँ पर तापमान अत्यधिक कम रहता है, जहाँ पर तापमान अत्यधिक कम रहता है, नुकीली पत्तियां होती हैं इनकी, टेगा वन भी ऐसे होते हैं। ठीक है, और ये वनस्पति यहाँ भी पाई जाती है, हमारे भारत में भी पाई जाती है, ऐसी बात नहीं टुंड्रा वनस्पति भारत में नहीं पाई जाती, यहाँ भी पाई जाती है, विश्व के अन्य देशों में पाई जाती है ये। लेकिन कहाँ पर पाई जाएगी? ऊंचाई पर। कहाँ पर पाई जाएगी? ऊंचाई पर, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, सर आप बोले ये क्लास सभी क्लासेस का निचोड़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है या नया टॉपिक? नया टॉपिक देखिए, सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों में आपके
विश्व का मानचित्र आता है और विश्व के मानचित्र में यही चीजें पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा नहीं पूछी जाती कुछ भी चीजें। मैं धीरे-धीरे आपके विश्व के मत्स्य क्षेत्र बता दिया मैंने, मरुस्थल बता दिया, अब वनस्पति बता रहा हूँ। इसके अलावा अब आने वाले कुछ टाइम में 5-10 मिनट के बाद इस टॉपिक को पूरा होने के बाद विश्व के कुछ प्रमुख देशों को बतलाऊँगा। कल भी बतलाया था मैंने आपको और विश्व के कुछ प्रमुख स्थानों को बतलाऊँगा। आपसे पूछ लिया जाए शिकागो कहाँ है, बतला देंगे आप? आपसे पूछ लिया जाए कि मॉन्ट्रियल कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाए क्यूबेक कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाए सिएटल कहाँ है, बता देंगे आप? परीक्षा में यही पूछा जाता है और यहीं से हमारे नंबर गायब हो जाते हैं, ठीक है? क्या बतला रहा था मैं? टुंड्रा वनस्पति का क्षेत्र ये है, इसी के नीचे आपको टेगा वनस्पति मिलेगी, टेगा वनस्पति का क्षेत्र इसी के नीचे मिलेगा आपको। ये पूरा क्षेत्र टेगा वनस्पति का है। कौन-सी वनस्पति है? टेगा वनस्पति। ये 2 वनस्पति इंपॉर्टेंट है, टुंड्रा और टेगा। इसी को कोणधारी वन भी कहते हैं, शंकु वन, कोणधारी वन, ठीक है? हाँ, यूएसए अच्छी बात है। कुछ लोगों को पता है देखिए, कुछ लोगों को जिनको पता है ना वास्तव में सारी चीज़ें, जिनको आता है, वही देख रहे हैं वीडियो को वास्तव में। मैं तो इतना जानता हूँ और जिनको नहीं आता, उ उनको इंटरेस्ट नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पर आपको एक से एक अच्छे से अच्छे गुरु मिलेंगे, लेकिन पढ़ना किसी को नहीं है, ठीक है? बातें करनी चाहिए। पढ़ वो है, जो वास्तव में थोड़ा बहुत जानता है। पढ़ता भी वही है, जो वास्तव में थोड़ा बहुत जिसको पता है। बाकी तो आप मुझे पता है, क्या लेने के लिए आते हैं आप? चलिए, जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं ना, उस दौर से गुज़र चुके हम, ठीक है? और जो अवसाद आपके मन में है, वो अवसाद झेल चुके हम। जो ख्वाहिशें आपके मन में हैं, वो ख्वाहिशें पूरी कर चुके हैं हम, ठीक है? तो आप ऐसा मत समझिए कि किसी को कुछ नहीं पता। आप बीए कर रहे हैं, हमने बीए कर ली, ठीक है? खुदा किसी को ऊँचाई पर ले जाता है ना, ध्यान रखिएगा ये बात मेरी, खुदा किसी को जब ऊँचाई पर ले जाता है ना, तो उसको जितनी भी तमाम मुश्किलात जो होती है, सर्दी, गर्मी, बारिश, तपत, दुःख, दर्द जितने भी होते हैं ना, वो सब उसको पहले ही दे देता है। समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। दुःख, दर्द जितने भी हैं, वो सारे दुःख दर्द उसको पहले ही दे देता है वो। उन सभी दुःख दर्दों को पार करने के बाद उसको बुलंदी पर पहुँचाता है। ठीक है ना? इसीलिए मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक शेर कहा था कि बुलंदी पर पहुँचना कमाल नहीं है, बुलंदी पर ठहरना कमाल है। ठीक है? चलिए, हाँ, और क्या है टुंड्रा इसके बाद एक और पूछी जाती है आपको सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय बहार वनस्पति को भी पूछा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति आपको पाई जाएगी भूमध्य रेखा रेखीय क्षेत्रों में। कहाँ? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। आपको अमेज़न के जो जंगल है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के क्षेत्र है। अमेज़न के जो जंगल है, अफ्रीका का जो जंगल है, वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा ये आपको जो पूर्वी द्वीप समूह दिखाई देता है, मलाया द्वीप समूह, इसके अलावा इंडोनेशिया द्वीप समूह, पापुआ न्यू गिनी वगैरह, बोर्नियो वगैरह, ये सारे आपको यहीं पर मिलेंगे आपको, ठीक है? यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी, ठीक है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी। इसके अलावा कुछ घास क्षेत्र होते हैं। पर्णपाती वन आपको कहाँ मिलेंगे? मानसूनी क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा होती है और फिर वर्षा नहीं भी होती है। यानी कि कंटिन्यू जहाँ पर वर्षा होएगी, वहाँ पर आपको ये वाली वनस्पति मिलेगी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाली। और जहाँ पर वर्षा होती है एक टाइम पर और कुछ समय बाद वर्षा वहाँ पर नहीं होती, ऐसे क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा? ऐसे क्षेत्रों में आपको पर्णपाती वन मिलेंगे। जहाँ वर्षा जब होती है, वहाँ पर पत्ते उग जाते हैं और कुछ समय के बाद जब वर्षा नहीं होती, तो वहाँ पत्ते गिरा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाई जाती है ना भाई, पर्णपाती वन हमारे पाए जाते हैं, चैत्र वैशाख के महीने में फूट जाते हैं और फिर झड़ जाते हैं। ठीक है? चलिए, ये हो गया। इसके बाद कुछ घास क्षेत्र मैंने आपको पहले बता दिया है। घास क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरेशिया में स्टेपीज, यहाँ पर आपको पंपास मिलेगा। शीतोष्णकटिबंधीय घास बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको पंपास मिलेंगे और इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड्स मिलेंगे आपको और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी मिलेगा।
और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा आपको डाउन्स, ठीक है? ये शीतकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। हंगरी मिलेगा आपको कुस्ताज नाम के। उष्णकटिबंधीय घास आपको यहाँ पर मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इसको सेल्वास कहते हैं, वेनेजुएला में लानोज कहते हैं और यहाँ पर सवाना कहते हैं और श्रीलंका में भी आपको मैंने बताया था, याद रखो तो याद रख लेना, ज्यादा कोई जरूरी नहीं श्रीलंका वाला, पटाना कहते हैं, पटाना, क्या बोलते हैं? पटाना। इतनी बातें मेरी आपके समझ में आ गई होगी, इतनी बातें मेरी आपके समझ में आ गई होगी, इतनी सी बातें अगर समझ में आ गई है, तो फटाफट से आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर ए कह दीजिए फटाफट से, जल्दी से ए बता दीजिए मुझे, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपकी जितनी भी बातें समझ में आ रही है, जो समझा रहा हूँ, वो बातें समझ में आ रही है, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। विक्रम मीना, हेमंत, मोहित कुमार, चेतन मीना, अमजद अली, गौरव, मोहित, अंशु, नमन, रविंद्रा, रुकमकेश, चेतन, पूनम बाई, निकिता, अंशु, अजय वर्मा, महेंद्र, चलिए पूजा नागर, सविता सैनी, निधि भारद्वाज, ओके ओके, ज्योति मीना, ज्योति, सर ये लीबिया, हाँ क्या है सर, ये लीबिया के पास क्या है? लीबिया के पास क्या है? लीबिया के पास मरुस्थल लिखा हुआ भैया, लीबिया का मरुस्थल है लीबिया में, और इसके पास यहाँ पर एक देश है सूडान, सूडान में नूबियन मरुस्थल है, नूबियन, सूडान है यहाँ पर, सूडान में एक मरुस्थल पाया जाता है, इसको कहते हैं नूबियन मरुस्थल। इसी के पास यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसको पूर्वी मरुस्थल कहते हैं, ये मिस्र में, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और चीजें हैं, उन चीजों को भी हम देख लेते हैं, वो क्या चीजें हैं? हाँ, विश्व में कुछ कृषि के क्षेत्र है, वो कृषि के क्षेत्र कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, एक होती है विस्तृत कृषि, एक होती है बागाती कृषि और एक होती है गहन निर्वाह कृषि, ठीक है? ये 3 प्रकार की कृषि होती है। तो विस्तृत कृषि तो कहाँ की जाएगी? आप सभी को मालूम होगा, विस्तृत कृषि यानी कि बड़े-बड़े खेतों पे की जाती है और कृषि उपकरणों के साथ की जाती है। एक आदमी हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि कर सकता है विस्तृत कृषि के अंतर्गत। गहन निर्वाह कृषि में एक आदमी पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए कई सारे मजदूर होते हैं केवल 1 हेक्टेयर में। तो इन दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंट है ये। तो विस्तृत कृषि के क्षेत्र आपको कनाडा में मिलेंगे, उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, न्यूजीलैंड में मिलेंगे, ठीक है? विस्तृत कृषि के क्षेत्र आपको ऑस्ट्रेलिया में सॉरी यूएसए में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, उत्तरी जो है यूरोप के क्षेत्र मिलेंगे, यूक्रेन वगैरह में, पोलैंड वगैरह में। इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, न्यूजीलैंड में मिलेंगे। ये विस्तृत कृषि के क्षेत्र है। विस्तृत वाणिज्य कृषि जिसको बोलते हैं हम, उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना होता है उससे, और ज़्यादा जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कम होता है वहाँ पर, ठीक है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है क्योंकि खेत बड़े होते हैं और उत्पादन कम होता है। मशीनीकरण ज़्यादा होता है, मशीनीकरण ज़्यादा होता है, ठीक है? इसके बाद जो है दूसरे क्षेत्र जो है आपको गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र ये मिलेंगे आपको, गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र ये मिलेंगे आपको। भारत है, पाकिस्तान है, चीन के दक्षिणी क्षेत्र है। इसके अलावा ये पूर्वी ये जो क्षेत्र द्वीप समूह है, यहाँ पर आपको गहन निर्वाह कृषि के क्षेत्र मिलेंगे। एक कृषि और होती है बागाती कृषि, बागाती कृषि, बागानी कृषि, यहाँ पर नारियल, जूट, जई, राई, राई नहीं, कपास वगैरह, इसको कहते हैं बागाती कृषि, बागानों में लगाई जाती है, ठीक है? ये नारियल वगैरह, ये आपके जो यूरोपीय लोग आए थे, पुर्तगाली, स्पेनी, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लगाया था। ये बागाती कृषि के क्षेत्र भी आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? बागाती कृषि के क्षेत्र यहाँ पर मिलेंगे। कुछ क्षेत्र बागाती कृषि का आपको दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील के क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, यानी कि विश्व के कुछ प्रमुख देश हैं, उन देशों को भी देख लेते हैं। उनकी स्थिति मैंने कल आपको बतला ही दी थी। विश्व के कुछ प्रमुख देशों की स्थिति मैंने आपको कल बतला दी थी। अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा बतला दूँगा, बता दीजिए आप। विश्व के कुछ प्रमुख देश हैं, उन देशों की स्थिति अगर आपको जानना है, तो मैं आपको दोबारा बतला दूँगा, आप बता दीजिए मुझे। नहीं तो विश्व के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, स्थानों के नाम हैं, उनको हम देखेंगे। ये आज आपकी आखिरी क्लास है। इसके बाद भारत के भूगोल के संदर्भ में जो चीज़ें हैं, उनको हम देखेंगे। विश्व के भूगोल तो आज विराम देंगे हम यहीं पर। इसलिए विश्व के संदर्भ में जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई,
या आपके पास लिखित में कुछ है कि भाई गुरुजी से पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं आज की क्लास में। हाँ भाई बोलिए। बोलिए, जल्दी से बताइए आपको। बताओ सर। ओके, बताओ बताओ बताओ। चलिए, जी बताइए, चलिए सुनिए, जल्दी जल्दी, और उसको नोट करते जाइए। मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर एक पेज था मेरे पास, उसमें किसी ने लिख के दिया था मुझे, सर ये बताना, तो मैं वो पेज ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है? नहीं है, हाँ ये रहा, मिल गया। चलिए, देखिए इस पेज में मुझे आप में से ही किसी ने दिया था ये पेज कि सर पिछले जितने भी आए हैं, पिछले जितने भी एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न आए हैं मैप से संबंधित, वो सारे इसमें उतार के दिए थे आपके निकिता जी ने। तो देखती हैं इसमें से निग्रो और मंगोलॉयड प्रजाति के क्षेत्र मैंने बता दिए, नागा, संथाल और थारू, ये आप भारत का जब पढ़ेंगे उसमें बता देंगे आपको जनजातियां हैं। महान झील प्रदेश आपको पता है, महान झील प्रदेश आपको यहाँ मिलेगी, हडसन की खाड़ी यहाँ पर मिलेगी आपको, अलास्का क्षेत्र आपको ये रहा, ठीक है। इसके अलावा एशिया, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अवासीय क्षेत्र, ये भी देख लीजिए आप, अवासीय क्षेत्र, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अवासीय क्षेत्र। देखिए उत्तरी अमेरिका का अवासीय क्षेत्र एक तो ये है, उत्तरी अमेरिका का अवासीय क्षेत्र, ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये अवासीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या नहीं के बराबर रहती है, समझ लेना। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। हाँ, जॉर्जिस बैंक आपको यही मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का आवासीय क्षेत्र, यहाँ अलास्का से लेकर के उत्तरी कनाडा, ये पूरा लेब्राडोर वगैरह, ग्रीनलैंड वगैरह, ये सारा उत्तरी अमेरिका का आवासीय क्षेत्र है। और इसके अलावा मध्य अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ भी कम जनसंख्या पाई जाती है, और उत्तरी अमेरिका का जो वास्य क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि महान झील क्षेत्रों के पास में, पेंसिल्वेनिया, शिकागो और मॉन्ट्रियल, कनाडा वगैरह, ये सारे क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले क्षेत्र है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के बाद एशिया का आवासीय क्षेत्र बताऊं मैं आपको, तो गोबी का मरुस्थल है, तकलामाकन मरुस्थल है, साइबेरिया का पूरा क्षेत्र है, ये आवासीय क्षेत्र है पूरा, ठीक है। और इसके अलावा जो ये आपका अरब का मरुस्थल है, ये भी आवासीय क्षेत्र है, रूबल खाली, दस्ते लूत वगैरह और नेफद मरुस्थल है, ये सारा अवासीय क्षेत्र है। अवासीय मतलब वहां पर जनसंख्या का निवास न के बराबर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आवासीय क्षेत्र की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमने 4-5 मरुस्थल देखे थे अभी, सिम्पसन, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये सारा मरुस्थल देखिए, इधर इधर का छोड़ करके पूरा मध्य और पश्चिमी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो है आवासीय क्षेत्र में आता है। फिर इसके बाद पनामा और स्वेज नहर, आप सभी को पता है खूब, ये पनामा नहर है, पनामा देश में किस किस को जोड़ती है गुरुजी, ये भी बता दीजिए। ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। किस किस को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। किस किस को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। जोड़ती किसको है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। स्वेज नहर यहाँ है, स्वेज नहर किस किस को अलग करती है? अफ्रीका को एशिया से, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, इन दोनों को ये जोड़ती है। कहाँ है? मिस्र में। कहाँ है? मिस्र में। पोर्ट सईद, पोर्ट अदन, इसके दो छोर है, ठीक है। विश्व के प्रमुख मत्स्य शयन में आप बता ही दिए। विश्व के उष्णकटिबंधीय टैगा वन मैंने आपको बता दिए। डोगर बता दिया मैंने आपको। महान झीलें बता दिया आपको। काला सागर, बाल्टिक सागर भी मैंने आपको बता दिया। काला सागर आपको यहाँ मिलेगा, बाल्टिक सागर ये इसको कहते हैं, ठीक है। काला सागर यहाँ मिलेगा, बाल्टिक सागर आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, पीली बंगा, बेबीलोनिया, इसको आप बेहतर है कि हिस्ट्री में पढ़ें, लेकिन फिर भी आप बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको मिस्र और सॉरी ईरान के आसपास मिलेगी, ठीक है। और पीली बंगा की सभ्यता आपको भारत में मिल जाएगी, ठीक है, हनुमानगढ़ के आसपास। एशिया में बागाती कृषि के क्षेत्र ये है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र, भूमध्य सागरीय कृषि यहाँ पर की जाती है, कुछ मात्रा में दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पर पाई जाती है, कुछ मात्रा में ऑस्ट्रेलिया में भी की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र अमेरिका में भी कुछ है, ठीक है। यानी कि वहां पर जो जलवायु पाई जाती है भूमध्य जलवायु की, समतुल्य जलवायु पाई जाती है, इसलिए भूमध्य जलवायु के क्षेत्र वहां पर पाए जाते हैं। बता दीजिएगा मुझे, जब आपको बोरिंग लग रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्लास वहीं पर खत्म कर देंगे हम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए मैं आपको बतला रहा हूँ। एस्किमो और बुशमैन जनजातियों के क्षेत्र, हाँ मैंने आपको जनजातियां नहीं बताई, देखिए जल्दी से देख लीजिए। ये एस्किमो जनजाति का ये पूरा क्षेत्र है, एस्किमो जनजाति, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा वगैरह है, यहाँ पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है। यहीं पर इसकी सीध में यहाँ पर सेमोइड, तुंग, चुकची, याकूत, कौन कौन सी? सेमोइड,
तुंग, चुकची, याकूत, ये जलवायु आपको यहाँ पर पाई जाएगी। ये एस्किमो जनजाति के समतुल्य जनजातियां हैं, ठीक है। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद और जनजातियां कौन सी है? हाँ, और जनजाति देखिए, बुशमैन जनजाति आपको कालाहारी मिलेगी। कौन सी जनजाति है? बुशमैन जनजाति आपको कालाहारी मिलेगी। पिग्मी जनजाति आपको यहाँ पर मिलेगी मध्य अफ्रीका में। मसाई जनजाति आपको पूर्वी अफ्रीका में मिलेगी। मसाई जनजाति आपको यहाँ पर मिलेगी पूर्वी अफ्रीका में। पिग्मी जनजाति के कुछ क्षेत्र यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा और कौन सी जनजाति है विश्व में? हाँ, यहाँ पर आपको बद्दू जनजाति मिलेगी। बद्दू, यहाँ पर मध्य एशिया में आपको किर्गिज जनजाति मिलेगी। किर्गिज जनजाति, ठीक है। हाँ, विश्व की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, ये मैंने आपको बतला दी है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय और नॉर्डिक प्रजाति के क्षेत्र, नॉर्डिक प्रजाति आपको ऊपर मिलेगी, भूमध्य सागरीय जनजाति आप भूमध्य सागर के आसपास मिलेगी। बताइए, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से बता दीजिए मुझे। टाइम क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, एक्सट्रीम हो गया है। एक शायरी किसने क्या भेजा देगा? रास्ते जितने भी है चमकदार नजर आते हैं, सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं, कोई पागल ही नवाजे मोहब्बत से मुझे, खैर आप तो समझदार नजर आते हैं। वाह, बहुत जबरदस्त। कोई पागल ही नवाजे मोहब्बत से मुझे, खैर आप तो समझदार नजर आते हैं। बहुत जानदार शेर कहे हैं भाई। सर बहुत ज्यादा आया है, क्या आ गया? हमको भी जी सर, ये नेट चल रहा है। हाँ सर, बताइए मुझे, आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में तो क्लास को यथावत चालू रहेगी, नहीं तो हम क्लास को यहीं खत्म कर देंगे। चलिए, जल्दी से बता दीजिए भाई। क्या आ रहा है? हमें कौन सी सही आता है जो सही? चलिए, चलने दो भाई। इसके बाद यूराल पर्वत वाला क्षेत्र, यूराल पर्वत आपको यहाँ पर मिलेगा। एशिया और यूरोप को अलग करता है। कैस्पियन और अरल सागर, कैस्पियन सागर आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरीके से, अरल सागर आपको यहाँ पर मिलेगा रशिया में। इसके अलावा अल्पाइन प्रजाति के क्षेत्र, अल्पाइन प्रजाति के क्षेत्र भी आपको यहाँ पर मिलेंगे यूरोप में। और तकला माकन का रेगिस्तान मैंने आपको बतला ही दिया है, आपको चीन में मिलेगा तकला माकन। और अटाकामा मरुस्थल मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर है चिली में। नील, कांगो, अमेजन, सरदरिया, आमू दरिया, चिंदविन और यूकी नदी, ये सभी मैंने आपको बतला दिया है। हाँ, कंटिन्यू है। ये सभी मैंने आपको बता दिया है। देखिए, नील नदी आपको यहाँ से यहाँ निकलेगी। कांगो नदी यहाँ से यहाँ कर्क रेखा को भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी। अमेजन नदी यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी। इसके अलावा सर दरिया, आमू दरिया, 2 छोटी छोटी दरिया है, ये कहाँ मिल जाएगी? अरल सागर में गिर जाएगी। और चिंदविन नदी आपको पता ही है कहाँ मिलेगी, चिंदविन नदी ये म्यांमार के पास वाली नदी है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा विश्व के आखेट क्षेत्र, विश्व के आखेट क्षेत्र देखिए, आपको आखेट वाले क्षेत्र आपको अफ्रीका में मिलेंगे कुछ जगह। अफ्रीका की जो जनजातियां हैं, यहाँ पर आखेट क्षेत्र में पुरानी दुनिया में अक्सर मिलेंगे, ठीक है, पुरानी दुनिया वाले क्षेत्रों में यहाँ पर आपको मिलेंगे। आखेट क्षेत्र आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये जो एस्किमो जनजाति, यानी कि ये समझ लीजिए जो प्राचीन जनजातियां हैं, प्राचीन जनजातियों के क्षेत्र आपको मिलेंगे। मुझे कुछ और गम भी देखने हैं, तुम्हारे गमों से कब छुट्टी मिलेगी, मैं उसकी एक दुआ से डर सा गया हूँ कि तुमको मुझसे भी अच्छी मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छा है। विश्व के आखेट क्षेत्र हो गया पिग्मी, खिरगिज, मसाई जनजाति। पिग्मी, खिरगिज, मसाई जनजाति मैंने आपको बता ही दिया। विश्व के जनशून्य क्षेत्र, वही बात है, आवासीय क्षेत्र। विश्व के जनशून्य क्षेत्र आपको ये है, एक तो ब्राजील का पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ भी रोकीज और एंडीज पर्वतमाला है। ध्यान रखिएगा, विश्व के जितने भी मरुस्थल है, विश्व के जितने भी क्या नाम से पर्वतमालाएं हैं, और इसके अलावा ठंडे मरुस्थल है, वहां पर आपको जनजाति जो जन समूह है उनका निवास नहीं पाया जाएगा। सारा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल एकमात्र विश्व का ऐसा मरुस्थल है जहां पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है, जनसंख्या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है, रूबल खाली नेफद वाला मरुस्थल, वहां भी नहीं पाई जाती। अफ्रीका के जंगलों में भी नहीं पाई जाती। अमेरिका के जंगलों में भी जन निवास नहीं पाया जाता। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में भी नहीं है, तकला माकन में भी नहीं है, गोबी का मरुस्थल है, यहाँ भी नहीं है। और आपका साइबेरिया का क्षेत्र, यहाँ भी जनसंख्या नहीं पाई जाती। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में भी जनसंख्या नहीं पाई जाती। ये सभी क्षेत्र कैसे हैं? जनसंख्या शून्य क्षेत्र है। इसके अलावा
अ अ, पीली प्रजाति का क्षेत्र, पीली प्रजाति आप सभी को पता है मंगोलाइट कहते हैं। ये पूरा क्षेत्र और ये पूरा क्षेत्र, ठीक है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के जो गोरे लोग हैं, वो पीली प्रजाति के हैं और आपको पता ही है कि पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहाँ पर पीली प्रजाति बोले तो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के मत्स्य क्षेत्र, पता प्रशांत महासागर के मत्स्य क्षेत्र में भी यही क्षेत्र आएगा, प्रशांत महासागर ही है। प्रशांत महासागर के मत्स्य क्षेत्र में भी यही क्षेत्र आएगा और इसके अलावा ये वाला क्षेत्र भी प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत महासागर है ना भाई, प्रशांत महासागर में ये वाला क्षेत्र भी आएगा और ये वाला क्षेत्र भी आएगा, साथ ही साथ ये पूरा क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर का मत्स्य क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है? नॉर्डिक प्रजाति मैंने आपको बतलाई दी है, ये वाली ऊपर नॉर्डिक प्रजाति है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बतला दूं। गोबी और थार का मरुस्थल भी मैंने आपको बता दिया। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है, थार का मरुस्थल आपको भारत और पाकिस्तान में मिलेगा। प्रेरीज, पंपाज, स्टेपीज, वेल्ड्स, डाउन्स, ये सभी मैंने आपको बता दिया। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरेशिया में स्टेपीज और यहाँ पर पंपास मिलेगा आपको अर्जेंटीना में। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको सॉरी दक्षिण अफ्रीका में वेल्स मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स मिलेंगे, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी मिलेगा और यूरेशिया में स्टेपीज, हंगरी में पुस्ताज मिलेगा आपको। और उष्णकटिबंधीय की बात करते हैं तो यहाँ पर सेल्वास मिलेगा, वेनेजुएला में लानोज मिलेगा, यहाँ पर आपको सवाना मिलेगा और पटाना मिलेगा आपको लंका में। बात समझ में आ रही होगी मेरी आपकी। एटलस, माउंट कुक और ड्रकेंसबर्ग। एटलस पर्वत आप सभी को पता है, यहाँ ये कौन सा है? अफ्रीका, अफ्रीका का उत्तर पश्चिम में है। मोरक्को एक देश है, वहां पर है। अफ्रीका का उत्तर पश्चिम मोरक्को देश, एटलस है, माउंट एटलस। ड्रकेंसबर्ग पर्वतमाला आपको यहाँ पर मिलेगी दक्षिणी अफ्रीका में। ड्रकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है ये, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची सॉरी अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है ड्रकेंसबर्ग, यहाँ पर दक्षिण में। अब आप मुझे बताइए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? प्रश्न ये है। हाँ, कालाहारी मरुस्थल में वही पाई जाती है। सही है भाई, सही कह रहा है जो भी कह रहा है। इसके अलावा माउंट कुक आपको न्यूजीलैंड में पर्वत मिलेगा, ठीक है? कुक कुक के नाम से जितनी भी सारी चीजें हैं, कुक जलसंधि भी वहीं मिलेगी आपको, माउंट कुक भी वहीं मिलेगा न्यूजीलैंड में, ठीक है? मलाया, आपको पता है मलाया प्रायद्वीप इसको कहते हैं, ये वाला जो नीचे बिल्कुल बारीक वाला आ रहा है इसको मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। फिलिपाइन द्वीप समूह इसको कहते हैं। यहाँ पर आपको देखिए बोर्नियो के ऊपर आपको कुछ द्वीप मिलेंगे बिखरे हुए, उसको आप फिलिपाइन द्वीप कहते हैं। इसके अलावा न्यू गिनी, न्यू गिनी आपको ये है, पापुआ न्यू गिनी, एक लोमड़ी की तरह की एक आकृति दिखाई देगी आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर, उसको कहते हैं न्यू गिनी। और इसके अलावा युगांडा, कांगो और कैमरन। युगांडा, कांगो और ये दोनों जो है भूमध्य रेखा के आसपास देखना, कैमरन यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है? कैमरन इधर की तरफ मिलेगा आपको। और इसके अलावा तुर्किस्तान, तुर्किस्तान आपको यहीं पे मिलेगा। मंगोलिया, चीन, जापान ये सभी आपको पता है। मंगोलिया यहाँ मिलेगा, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे मिलेगा, चीन यहाँ है, जापान आप सभी जानते हैं, होशु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू ये सभी वगैरह। माउंट किलिमंजारो बिल्कुल सही बताया है सविता ने। इसके अलावा वियतनाम आपको पता है यहाँ पर मिलेगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। पूर्वी भारत आप सभी को पता है कहाँ है। कोचीन आपको पता है दक्षिणी भारत में मिलेगा, केरल में। ट्रावनकोर की पहाड़ियां भी तमिलनाडु और चीन के सॉरी केरल के मध्य मिलेगी आपको। इसके अलावा स्कैंडिनेविया इसको कहते हैं। बासुतोलैंड आपको बुशमैन जनजाति के क्षेत्र में मिलेगा, बोत्सवाना में, वहां पर मिलेगा। दक्षिणी रोडेशिया भी आपको यहीं पर मिलेगा। और इसके अलावा गेबोन, केन्या, गेबोन देश आपको यहाँ पर मिलेगा, छोटा सा देश, तीनों तरफ से किसी दूसरे देश से घिरा हुआ है ये, इस तरीके से मिलेगा आपको गेबोन, दूसरा देश इसको घेरे हुए तीनों तरफ से। और सेनेगल भी आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा और क्या है? केन्या, तंजानिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। केन्या आपको यहाँ पर मिलेगा, कजाकिस्तान आपको यहाँ पर मिलेगा, सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, इतनी ऊपर तो नहीं, थोड़ा सा नीचे है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर ही है। और किर्गिस्तान भी उसी के पास है। परगना, पलामाऊ ये आपको भारत में ही मिलेंगे। परगना जिला आपको बंगाल में मिलेगा। रोडेशिया यहीं पर है अफ्रीका में। लेटिन, देखिए लेटिन अमेरिका ये किसको कहते हैं? लेटिन अमेरिका किसको कहते हैं? ये तंजानिया और इथोपिया अफ्रीका, हाँ, तंजानिया और इथोपिया यही है पास में दोनों, पूर्वी अफ्रीका में। हाँ, मैं बता रहा था आपको लेटिन अमेरिका किसको कहते हैं। लेटिन अमेरिका कहते हैं, आपको पता है एक भाषा थी पहले लेटिन भाषा। आप किसी भी चीज की जब व्याख्या करते हैं अपन तो बताते हैं कि ये शब्द लेटिन भाषा से है, ये शब्द ग्रीक भाषा से। तो विश्व में जो है
पुरानी भाषा है लैटिन भाषा, जिसमें फ्रेंच है, पुर्तगीज है, इसके अलावा स्पेनिश है। इन सभी भाषाओं को मिला करके लैटिन भाषा बनती है, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अब अमेरिका के वे देश जहाँ पर ये सभी लैटिन भाषाएँ बोली जाती है, उन सभी को लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें पूरा दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का यूएसए तक का क्षेत्र शामिल है, ठीक है? इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। केन्या, इथियोपिया, फिर केन्या यहाँ है, इथियोपिया यहाँ है। ईरान, आप सभी को पता है, ईरान इसको कहते हैं। यहाँ पर आपको ईरान मिलेगा, बड़ा देश है एक। और इसके अलावा ईरान के बाद सऊदी अरब, मलेशिया, सऊदी अरब यहाँ है। मलेशिया लास्ट में मिलेगा आपको यहाँ पर। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया इसी के पास है, द्वीप समूह है बहुत सारे, जावा, सुमात्रा, बाली वगैरह। और मलेशिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड आपको पता है वहां पर मिलेगा। न्यूजीलैंड के बाद है इसमें चिली, अर्जेंटीना, आपको यहाँ चिली यहाँ है, अर्जेंटीना यहाँ पर है। डेनमार्क आपको ऊपर मिलेगा, डेनमार्क यहाँ पर मिलेगा, आपको देख लेना, यूरोप के पश्चिम में। बेल्जियम, यूक्रेन, सीरिया, इजराइल। बेल्जियम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यूक्रेन आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि एशिया और यूरोप के संक्रमण का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मिलेगा। सीरिया आपको यहाँ पर मिलेगा, एशिया में है सीरिया, ठीक है? सीरिया आपको अरब के जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पर मिलेगा। इजराइल भी आपको इसी के पास मिलेगा, यहूदी देश है ये, ठीक है? जितने भी अरब देश है, कंट्री है यहूदी देशों की, उसको इजराइल कहते हैं। बेल्जियम, सीरिया हो गया। जॉर्डन, जॉर्डन भी आपको यहीं पर मिलेगा। जॉर्डन, सीरिया, इजराइल यही है, पास-पास में तीनों देश। राइन नदी आपको पता है जर्मनी की महत्वपूर्ण नदी है। यूरोप की धड़कन कहते हैं इसको। डेन्यूब नदी भी यहीं पर मिलेगी आपको। वोल्गा, एल्ब, वोल्गा नदी भी आपको यहीं पे मिलेगी। और इसके अलावा कौन सी है? एल्ब नदी भी यही है, यूरोप की नदी है इंपॉर्टेंट। पेंसिल्वेनिया आपको यहाँ पर मिलेगा। पेंसिल्वेनिया क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, विश्व की जो महान झील वाला क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। कोयला उत्पादन और लोहा उत्पादन में नाम रखता है अपना ये। और इसके अलावा और क्या है? हाँ, और तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो है विश्व के प्रमुख क्षेत्र मैं आपको बता दूं। लोग अभी तो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे, रिजल्ट आएगा तब सारी हंसी बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैंने कहा ना, वही बात है फिर वक्त वाली, वक्त की कदर कर लो, वक्त आपको कदरदान बना देगा, ठीक है? वक्त आपकी कदर करेगा, और वक्त को बर्बाद कर दो, वक्त आपको बर्बाद कर देगा। वक्त वक्त की बात है, ठीक है? अभी हम साथ है, कभी हम दूर हो गए। चलिए, हाँ, पेंसिल्वेनिया हो गया। इसके अलावा टोरंटो में बता रहा था आपको, टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, ये आपको यहीं पर मिलेगा। टोरंटो लिख लीजिएगा इसको, यहाँ पर टोरंटो कनाडा में है। कहाँ है ये? कनाडा में। टोरंटो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्यूबेक भी आपको यहीं पर मिलेगा, क्यूबेक, टोरंटो यहीं पर मिलेगा। बड़ा सारा है क्यूबेक, एक राज्य है या कनाडा का कह सकते हैं इसको। ओंटेरियो झील है ना, ओंटेरियो झील यहीं पर मिलेगा। मॉन्ट्रियल भी इसी में मिलेगा। मॉन्ट्रियल समझौता आपको पता है ओजोन के लिए किया गया था, ओजोन शरण से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल समझौता किया गया था, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। मॉन्ट्रियल, क्यूबेक और कौन सा था वो, टोरंटो, ये तीनों आपको यहीं पर मिलेंगे देखने को। इसके अलावा कैलिफोर्निया को आप सभी जानते हैं, यहाँ पर एक पूंछ की तरह आकृति दिखाई देगी आपको, कर्क रेखा से जस्ट ऊपर, इसको कैलिफोर्निया कहते हैं। कैलिफोर्निया किस लिए प्रसिद्ध है? मृत घाटी के लिए, ठीक है? मृत घाटी, डेथ वैली कैलिफोर्निया में पाई जाती है आपकी। वैंकूवर, वैंकूवर आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? वैंकूवर पश्चिम कनाडा में आपको मिलेगा, दक्षिणी पश्चिमी कनाडा में, ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा। वैंकूवर से हैलिफैक्स आपने पढ़ा होगा, कौन सा रेल मार्ग है मुझे बताइए जल्दी से। इसके अलावा सिएटल, सिएटल आपको यहाँ मिलेगा, वाशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की राजधानी है यूएसए की, वहां पर आपको सिएटल बंदरगाह मिलेगी। फेमस बंदरगाह है ये। सर डेड सी कहाँ पर है? डेड सी कैलिफोर्निया में है ना भाई, मृत सागर कैलिफोर्निया में, मृत घाटी है, मृत घाटी है शायद। डेड सी तो शायद यहाँ है, जॉर्डन में है ना? सही कीजिएगा मुझे, मृत सागर सही कीजिएगा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। डेथ वैली है यहाँ पर, मृत घाटी है यहाँ पर, मृत घाटी है, डेथ वैली है सॉरी। और जो
मृत घाटी है यहाँ पर, मृत घाटी, ठीक है, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। चलिए इसके बाद वैंकूवर है, ये भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है, कनाडा में, कनाडा का कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र है इसमें, देखिए ऑस्ट्रेलिया में सिडनी आपको मिलेगा यहाँ पर, सिडनी कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर, सिडनी के ऊपर आपको ब्रिस्बेन मिलेगा, ब्रिस्बेन के नीचे आपको कनाडा मिलेगा, और यहाँ पर आपको मेलबर्न, यहाँ पर मिलेगा आपको पर्थ, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए पर्थ, ऊपर ही ऊपर आपको ब्रिस्बेन मिलेगा, फिर सिडनी, फिर कैनबरा, यहाँ मेलबर्न, ये आपको क्षेत्र मिलेंगे सभी। इसके अलावा एक और है एडिलेड, यहाँ एडिलेड, सॉरी एडिलेड, और यहाँ पर आपको मिलेगा मेलबर्न। ये प्रमुख क्षेत्र है, ये अमेरिका के, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और कुछ क्षेत्र नहीं है। ये मेडागास्कर, इसको मालागासी भी कहते हैं, मेडागास्कर को ही मालागासी पुराना नाम है इसका। कोनिया, देखिए एक तो है केन्या, ध्यान रखना, एक तो है केन्या, यहाँ मिल जाएगा आपको, इसी को कीनिया भी कहते हैं, केन्या को ही कीनिया भी कहते हैं। एक है कोनिया, कोनिया या कोन्या, ये आपको मिलेगा तुर्की में, ठीक है, तुर्की जो देश है वहां पर मिलेगा आपको कोनिया, एक जगह का नाम है, ठीक है, ये प्राचीन ऐतिहासिक जगह है, ठीक है। शिकागो आप सभी को पता है, यूएसए में मिलेगा, यहाँ से जो रेल मार्ग जाता है, पार्क अमेरिकन रेल मार्ग, वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक ऊपर एक नीचे। शिकागो है, मांस मंडी है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध मांस मंडी है। डेट्रॉइट, ये आपको मिशिगन झील के किनारे मिलेगा, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रसिद्ध क्षेत्र है। क्लीवलैंड भी इसी के पास मिलेगा, इरी झील के नजदीक है क्लीवलैंड। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट क्षेत्र आपको नहीं है। विश्व की कुछ राजधानियां हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। जिनेवा किसकी राजधानी है, वेटिकन सिटी कहाँ है, वेटिकन सिटी आपको इटली में मिलेगी। ये सारी चीजें आप देख लेना। उम्मीद है आपकी क्लास आज की इंपॉर्टेंट रही होगी आपके लिए। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।